हेलो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इसका रिप्रेजेंटेशन, इनकी कैलकुलेशन, बहुत सारी बात है वेक्टर की। तो वेक्टर को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, बहुत डरते भी हैं जो बिगनर्स हैं, जो फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन अगर वेक्टर को सही से समझ लिया जाए तो वेक्टर भी बहुत आसान ही है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि भाई वेक्टर क्या है, ठीक है, उसके टाइप्स, ये सब। तो शुरू करते हैं। देखो, अगर वेक्टर समझना है तो सबसे पहले हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन है व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एक ब्लॉक रखूँ ऐसे, और ऐसे यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे दिखा रखा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मैं किसी अनपढ़ आदमी को पकड़ के लाऊं और उसको ये डायग्राम दिखाऊं तो क्या बोलेगा बच्चों? बोलेगा कि एक आदमी है जो किसी बॉक्स को खींच रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यार इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहोगे कि सर एक आदमी है, वो एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसे फोर्स F से खींच रहा है और किसी टाइम उसकी वेलोसिटी v है। ऐसा कुछ सोचोगे ना? तो आपने इस क्वांटिटी को, इस फिनोमेना को, ये फिजिकल फिनोमेना है क्योंकि ब्लॉक एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसे समझने के लिए तीन क्वांटिटी डिफाइन करी, दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी होता है बच्चों वो क्वांटिटी जो किसी फिजिकल फिनोमेना को समझने में हमारी मदद करती हैं। दोज क्वांटिटी विच आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन अ फिजिकल फिनोमेना, ठीक है, फिजिकल फिनोमेना। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है बच्चों। क्या कंडीशन है? कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट एसेंशियल है। मतलब अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं ना, तो दैट आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने कहा कि सर वो जो ब्लॉक को खींच रहा है ना, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, या मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एसेंशियल। मतलब अगर आप किसी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते तो दैट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं हैप्पीनेस, सैडनेस, एग्जाम फियर, क्या इनको मेजर किया जा सकता है? नहीं। तो दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखो बच्चों, अब फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की होती है? तो दो तरीके की होती है, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सर ये स्केलर क्या है? तो देखो, अगर मैं कहूं आपको, वैसे कुछ लोग तीन क्वांटिटी बनाते हैं, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। लेकिन हम बेसिक लेवल पे, हम एनसीईआरटीज को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए दो ही डिफाइन है, हमें 12वीं क्लास तक, कि दो क्वांटिटी होंगी, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी होंगी, देखो अगर जनरली आपसे मैं पूछूं तो आप बोलोगे दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, नहीं, आप बोलोगे दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नोट द डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर, बोलोगे ना ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा में इसकी डेफिनेशन ज़्यादातर इनकरेक्ट कर दी है किताब वालों ने। स्केलर क्वांटिटी होती है दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर only magnitude to explain them, direction not required, ठीक है। these are scalar quantity, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी, those quantity, अच्छा देखो, इसमें मैंने कहा कि डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा कैसे? जैसे अगर इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या आपको इसमें डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं। आप कोई स्कूटर खरीदने गए, ठीक है,
और या स्कूटर का माइलेज चेक कर रहे हो, आप खरीदने गए और माइलेज चेक कर रहे हो कि यार ये 1 लीटर में कितना चलता है, तो बोलता है 1 लीटर में भाई ये 50 किलोमीटर चलता है। तो आप क्या वहाँ डायरेक्शन पूछो किस डायरेक्शन में चलता है, तो यानी कि वहाँ एक डिस्टेंस वर्ड है, तो डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जैसे मास 20 किलोग्राम डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब जब आपने लिखा है कि डायरेक्शन की रिक्वायर नहीं है, ये तो नहीं लिखा सर आपने कि डायरेक्शन नहीं होती, इसका मतलब हो भी सकती है। हाँ, ऐसी क्वांटिटी बहुत सारी है जिनकी डायरेक्शन होती है। जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट आप डिफाइन कर सकते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है बैटरी के, तो करंट की डायरेक्शन है। ऐसे टाइम की डायरेक्शन है, पास्ट से फ्यूचर की तरफ चल रहा है, टाइम की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि वो पास्ट से फ्यूचर की तरफ चलता है। तो बहुत सारी क्वांटिटी है जिनकी डायरेक्शन होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। अब ये बच्चे से बोला जाए कि भाई आज तुम्हारी क्लास 2 घंटे की है, सर कौन सी डायरेक्शन में, तो मायने नहीं रखा ना इस बात में। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आज सर समझ जाना कि डायरेक्शन हो सकती है लेकिन उसकी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल टेम्परेचर, ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड। अब जैसे आप बाइक चला रहे हो, आपने अपने दोस्त को आगे बताया भाई आज मैंने ना बाइक चलाई 150 किलोमीटर पर आवर पे, गलत बात है वैसे। तो जैसे 50 किलोमीटर पर आवर पे बाइक चलाई, तो वो क्या ये पूछेगा कौन सी डायरेक्शन में, आपने मैक्सिमम स्पीड बताई उसको, तो वो मैग्नीट्यूड की वर्थ है वहाँ, ठीक है, डायरेक्शन की नहीं। अच्छा, वेक्टर में दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। समझा बच्चों, ऐसा यूनिट। इसके एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक, और बहुत सारे, मतलब जिनको समझने के लिए डायरेक्शन की जरूरत हो ही हो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। सर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे कहूं आप अपने दोस्त के घर जा रहे हो, सोसाइटी के बाहर आपको भूल गए आप कौन सा घर है किधर है, तो अगर आप किसी गार्ड से पूछते हो कि भाई मुझे अपने दोस्त के घर जाना है, तो बोले 100 मीटर दूर है आगे घर, तो क्या इससे इंफॉर्मेशन पूरी है इसमें? नहीं, 100 मीटर से तो 6 रास्ते जा रहे, इधर भी जा रहा है इधर भी। भाई आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन बोलेगा ना वो कि 100 मीटर लेफ्ट में चलो, तो वो सामने घर है उसका, तो डायरेक्शन वहाँ मायने रख गई, ठीक है, समझाए बात। जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, चलो बारिश का एग्जाम्पल लेते हैं, हवा की विंड चल रही है, हमें हवा का बताना है कि विंड की स्पीड तो इतनी है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन टुवर्ड्स ईस्ट है या साउथ है, तो जब हम डायरेक्शन जोड़ देते हैं ना तो इसका मतलब वेलोसिटी बन जाता है। तो कुछ केस में हमारे लिए वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। भाई पत्थर को आसमान में फेंकना है तो नीचे की तरफ फेंकोगे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन मायने रख रही है। तो जिन क्वांटिटी में डायरेक्शन एसेंशियल हो जाती है दैट आर कॉल्ड वेक्टर। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, ये सब क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तीसरी एक टेंसर होती है जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे लिए बस 2 ही क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो, अच्छा, स्केलर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ध्यान रखना, दोनों हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी। इसको दिमाग में रख लेना ये बात कि स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन आया हम वेक्टर स्पेशल क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहले तो हम समझें कि वेक्टर मतलब शॉर्टकट में वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को सिंपली हम वेक्टर बोल देते हैं। अगर हम कभी बोलेंगे ना दिस इज ए स्केलर, इट मींस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आलसी हम लोग थोड़ा क्वांटिटी वर्ड हटा दिया, ऐसे वेक्टर के आगे से क्वांटिटी हटा दिया तो वेक्टर हो गया है। अब क्वेश्चन आया जरूरत क्या ऐसे पढ़ने की, है ना, पहले तो ये आता है ना हम क्यों पढ़ते हैं सर। तो क्वेश्चन है कि आप सोचो, मैं आपसे कहूं कि 2 + 2 कितना होता है, तो एकदम आंसर आएगा 4, 2 × 3 6, 2 - 1 1, सब पता है आपको, ठीक है। मैं आपसे एग्जांपल दूं कि भाई एक बच्चा अपनी साइकिल को धकेल रहा था, ठीक है, चला रहा था, फोर्स लगा रहा था 20 न्यूटन। अब दूसरे बच्चे ने 20 न्यूटन और फोर्स लगा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल शिनचैन है, तो शिनचैन ने अपनी साइकिल पे 20 न्यूटन फोर्स लगाया, तो उसके दोस्त ने भी 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो रिजल्टेंट कितना होगा? मतलब साइकिल तेज चलेगी या स्लो चलेगी?
तो हो सकता है आपका आंसर आ रहा हो सर और तेज चलेगी, कोई कहेगा सर रुक ही सकती है, क्या आप तो सर वो आगे से फोर्स लगा रहा हो, कोई ऐसे भी कह सकता है सर गिर जाएगा, एक फोर्स वो साइकिल वाला आगे की तरफ लगा रहा है, पड़ोसी दोस्त है जो उसका उसने आगे धक्का दिया, लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा दिया। इसका मतलब आज हमें जरूरत पड़ रही है वेक्टर को जोड़ने की, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर है, तो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, वहां वेक्टर का रिजल्टेंट 2 + 2 4 भी हो सकता है, और 2 और 2 का रिजल्टेंट 0 भी हो सकता है, और 0 और 4 के बीच में कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो आज तक 10th क्लास तक हम वेक्टर को हैंडल करना नहीं सीखा हमने, कभी भी वेक्टर को नहीं जोड़ा। वेक्टर सिंपली तभी जोड़े जब सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में, किसी एंगल पे दो वेक्टर क्वांटिटी हो जाए तो उनका जोड़ना घटाना हमें नहीं आता, और मल्टीप्लीकेशन तो किया ही नहीं कभी उनका, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं किया। तो इस चैप्टर में हम वेक्टर क्वांटिटी को हैंडल करना सीखेंगे, उनका अलजेब्रा सीखेंगे कि उनको जोड़ा कैसे जाता है, उनको घटाया कैसे जाता है, उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड आज तक नहीं कर पाया कोई, ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड नहीं कर पाया आज तक हम। तो ऐसा नहीं फ्यूचर में हो सकता है कोई मैथमेटिशियन तुम्हारे जैसा ही कोई डिफाइन कर दे कि दो वेक्टर का क्वांटिटी का डिवीजन ये होता है, अभी तक नहीं हुआ, समझ में आ गया। तो इसलिए हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी अगर पढ़ते हैं तो कुछ सिंबल भी होता होगा, तो शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, नोटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। नोटेशन क्या होता है, किसी क्वांटिटी को सिंबल में लिखना, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं कहूं 10 मीटर, तो 10 मीटर तो डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी, तो क्या सिंबल लगाते हैं हम समझा दें स्टूडेंट को या टीचर समझ ले कि पढ़ने वाला कि यार ये वेक्टर है। तो यहाँ बताया गया कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एक एरो लगाओ, हमेशा लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एक एरो बनाओ। तो इस क्वांटिटी, इस ऐसे लिखने का मतलब होता है वेक्टर। और हम जैसे आलसी लोगों को थोड़ी छूट दी गई कि बेटा ऐसे भी चला सकते हो काम, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी वेक्टर को लिखने का तरीका है, ठीक है, कैजुअल जब हम लिख लेते हैं। तीसरा तरीका बुक्स वालों का है, वो तरीका है ऐसे, ठीक है, डार्क में लिख दिया, तो डार्क में लिखने का मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया बच्चों, ठीक है। तो देखो ये ए और ये वेक्टर ए, क्लियर। तो अब समझो बात को, ये तीनों वेक्टर हैं, डार्क में मतलब जैसे v लिखा और ऐसे लिखा, तो ये तो हुआ स्पीड और ये हुआ वेलोसिटी, ठीक है, या ये वेलोसिटी और ये उसका मैग्नीट्यूड केवल, ठीक। तो ये तीन तरीके हैं, तो ये तो बुक्स वाले ही फॉलो कर सकते हैं, हमारे बस की तो नहीं है भाई कि डार्क लिखा हल्का लिखा, ये है हमारे लिए, ठीक है, इनमें से कोई एक। इसमें ध्यान रखना कि मान लो एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका आपने, तो उसकी वेलोसिटी फेंकी 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये नहीं कि एरो ऊपर बना दिया, लो सर बना दिया क्वांटिटी कि सर वेलोसिटी पे एरो ऊपर लगाऊंगा ना, ये एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट लगेगा, ठीक है। ये डायरेक्शन को शो नहीं करता, ये बताने का मतलब है कि इस क्वांटिटी के पास कोई डायरेक्शन और ये वेक्टर है, क्लियर है। तो ये हुआ नोटेशन। दूसरा होता है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक बात बताओ, जब आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हो तो ज्योमेट्री में आप ग्राफ बनाते हो, ये लेंथ इतनी है, ये इतनी है, रिजल्टेंट पेरीमीटर फाइंड करते हो, सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हो, तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हो ना उसको। तो कोई क्वांटिटी है, हम उनको रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड भी होते हैं। जैसे आपने ये किया है अभी थोड़े दिन पहले कि ट्रायंगल की ये साइड ड्रॉ कर ली, फिर मान लो 30 डिग्री पे ये साइड है, ये पता कर ली, और इसको यहाँ से जोड़ के ये लेंथ पता कर ली स्केल से, है ना। तो आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया ना क्वांटिटी को। तो ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो, कैसे करें? तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों एक एरो से, ठीक है। ये एरो है, ये इसकी टेल है, ठीक है, और ये इसका हेड है, ठीक है, और इसको टिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर ए है, और ध्यान देना लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो will be equal to length of arrow will be equal to magnitude of vector quantity, magnitude of vector quantity of vector A, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इस पे सुपर इम्पोज हो रहा है, यहाँ लिख देते। और डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ
वेक्टर क्वांटिटी, मतलब यहाँ मायने रखता है एरो किस तरफ बनाया आपने। मान लो आपने पत्थर ऊपर फेंका, आप उसकी वेलोसिटी लिख रहे हो, तो उसकी वेलोसिटी v1 ऊपर की तरफ एरो बनाया, ठीक है। आपने एक पत्थर सीधे फेंका तो उसकी वेलोसिटी सीधे है, तो हॉरिजॉन्टल एरो बनाया, ठीक है। हाँ, अगर आपने एक पत्थर फेंका इससे ज़्यादा वेलोसिटी से, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका था, आपने इससे ज़्यादा से फेंका, तो इसके लिए और बड़ा एरो, ज़्यादा लेंथ बड़ा एरो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप, ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे। ये बुक्स वाले इंजीनियर्स तो इसको ग्राफिकली बिल्कुल एक्चुअल लेंथ लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 30 मीटर पर सेकंड है स्पीड, तो 30 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम फ्री हैंड ही काम करेंगे। जैसे 20 मीटर पर सेकंड है इसकी स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो 20 सेंटीमीटर का ये एरो बना लिया। ऐसे बनाया जा सकता है, सही तरीका यही है, लेकिन हम फ्री हैंड काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एरो बनाना सीखा, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुई है। अब कुछ स्पेशल बात वेक्टर के बारे में देखो बच्चों। पहला पॉइंट, नोट, अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड, a vector can be displaced in the space, ठीक है, but magnitude and direction should remain same, ठीक है, should remain same। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए हमेशा। क्लियर है? मतलब जैसे ये वेक्टर है, मैं कहता हूं इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, तो आपने कहा लो सर ले गए ना, इसके डायरेक्शन ही बदल दे, इसको बिल्कुल ऐसे ही ले लेके जाना है जैसे ये है, तो यहां से यहां ले गए। देखो लेंथ भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, लगभग पैरेलल बनाई मैंने, तो बिल्कुल पैरेलल बनेगा और डायरेक्शन भी सेम, ठीक है, और लेंथ भी सेम, तो आप डिस्प्लेस कर सकते हो। लेकिन यहां मेंशन है, नोट दैट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेक्टर एट डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट लोकेशन विल बी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट, मतलब एक वेक्टर का अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग असर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चौक है, ठीक है, मैंने क्या काम किया, इस पे फोर्स लगाया बिल्कुल मिड पे, 2 न्यूटन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल सीधी चल रही है, रोल कर रही है आगे की तरफ। इसी पे मैं ये फोर्स थोड़ा इधर लगाऊं, ठीक है, तो ये तो ऐसे घूमना शुरू हो गई, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो फिजिकल इफेक्ट किसी वेक्टर का अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग हो सकता है, समझ आया। आप डिस्प्लेस तो कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि फिजिकल इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। ये ऐसे एग्जांपल सोचो, अगर इस चौक को यहाँ से तोड़ना है तो बड़ा इजी है, तो किसी फोर्स से तोड़ोगे टूट जाएगी यहाँ से, उतना ही फोर्स, मान लो बहुत वीक फोर्स है, यहाँ लगाओ तो नहीं टूटेगी, तो फोर्स वही है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग हो गया इस जगह। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, डिस्प्लेस कर सकते हो आप। एक और बात लास्ट, अभी शुरुआत में हमें किसी वेक्टर को सीधी लाइन से ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कोई कर्व से कोई वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो हमें आज पता लगा कि सीधी लाइन ही एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे जैसे हम सिलेबस आगे बढ़ाएंगे हमें पता लगेगा कि प्लेन सरफेस भी एक वेक्टर बन सकता है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लेन सरफेस भी एक वेक्टर बन सकता है, फिलहाल हमारे पास वेक्टर है बस एक सीधी लाइन, कर्व्ड लाइन कभी वेक्टर नहीं हो सकती। देखो बच्चों, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, अगर हमें 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना हो तो क्या तरीका है। तो देखो, जैसे 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच में एंगल बताओ, ठीक है, एंगल बताओ इन 2 वेक्टर के बीच में। तो पहले हम रूल समझ लेते हैं, जॉइन द टेल्स ऑफ द 2 वेक्टर,
ठीक है, दोनों वेक्टर की टेल ज्वाइन करो एंड डिटरमाइन द स्मॉलर वन एंगल, स्मॉलर वन एंगल। ठीक है, जो सबसे छोटा एंगल है, उन दो एंगल होंगे उनमें से छोटे वाला ढूंढना है। तो देखो टेल ज्वाइन करनी है, तो एक बच्चा कहता है सर मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, तो ये तो बदतमीजी है, ऐसे ज्वाइन नहीं करनी, डिस्प्लेस करके लाएंगे। ठीक है, या तो ए को करके लाओ या बी को इधर ले जाओ। तो फॉर एग्जांपल बी वही है, ए को उठा रहा है और ऐसे लेके आए कि टेल ज्वाइन है, तो टेल ज्वाइन है, तो दो एंगल बनेंगे हमेशा, ये θ1 ये θ2। बताओ कौन सा एंगल छोटा है? θ1। ठीक है, तो θ1 इज एंगल बिटवीन, ऐसे शॉर्टकट में लिखा है ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में एंगल है θ1। अच्छा, दूसरा, अगर मान लो एक बच्चा कहता है सर बी को लेके जाऊंगा मैं, तो ये वेक्टर ए है, बी यहां था, इसको यहां ले आए, तो ये एंगल बना। तो मर्जी आपके, उधर से लाओ इधर, एक ही बात है ये। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। ठीक है, इनके बीच में एंगल पता कर। देखो बच्चों, इसको यहां ले जाओ, ये कितना हो गया 60, और एक एंगल ये, तो कितना हो जाएगा इनके बीच में? ये एंगल छोटा है ना, 110 डिग्री, बड़ा इजी है, 110 डिग्री। दूसरा, वेक्टर ए है 30 डिग्री। ठीक है, वेक्टर बी है 120 डिग्री। ठीक है, इनके बीच में एंगल बताना है, तो देखो इसको यहां ले जाओ, तो ये एंगल 120। ठीक है, ये कितना होगा? पूरा 180 होता 60, और ये कितना हो गया? ये भी 150। ठीक है, तो कौन सा एंगल लेंगे? ये वाला, कितना है? 90 डिग्री। तो ए और बी के बीच में एंगल 90 है। ध्यान देना ऐसे, जैसे एक ऐसे डायग्राम दिखा रखा है आपको, और 60 60 60 लिखा हुआ है। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। मुझे ए और सी के बीच में एंगल बताना है। ठीक है, ए और सी के बीच में। तो देखो, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ए और सी के बीच में एंगल सर 60 डिग्री होगा, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। देखो यहां हेड और टेल जुड़े हुए हैं, क्या होना चाहिए बच्चों? सी वेक्टर और ए वेक्टर ऐसे लिखे होने चाहिए। ठीक है, और देखो ये एंगल पता करना पड़ेगा। आप भाई टेल ज्वाइन करके फिर एंगल देखते हैं, तो ऐसे और ऐसे। तो तुम देखो ये 60 है, तो ये कितना है? 120, तो ये होगा 120। ठीक है, तो ए और सी के बीच में एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, तो ए और सी के बीच का एंगल है 120 डिग्री। क्लियर है बच्चों? तो लिख सकते हो आप इसे। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट, देखो बच्चों, अब ये मैंने आपको बेसिक बातें बताई वेक्टर के बारे में। अब वेक्टर को एक बार फिर सोचने की कोशिश करते हैं कि यार वेक्टर के पास क्या क्या होता है। अब देखो, अ वेक्टर in terms of magnitude and direction, a vector in terms of magnitude and direction। देखो बच्चों, वेक्टर ए, मान लो एक वेक्टर है, पहले ग्राफिकली दिखा रहा हूं मैं इसको। आपने ऐसे लिख दिया है ना, आपने बोला भाई इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी।
9th क्लास तक भी तो आप वेलोसिटी पढ़ते थे ना, वर्ड तो पता था आपको, एक्सेलेरेशन भी पता था जो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उसको हैंडल कैसे करते थे? तो आप क्या करते थे, आपको ऐसे बताया जाता था कि अ पार्टिकल या अ मैन इज मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और कौन सी डायरेक्शन में? टूवर्ड्स ईस्ट। तो देखो 20 मीटर पर सेकेंड तो मैग्नीट्यूड है उसकी स्पीड का, और टूवर्ड्स ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। तो इसका मतलब वो कंप्लीट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लेकिन आज थोड़ा सा बदलने वाला है चैप्टर में माहौल, ठीक है? तो कुछ चैप्टर की आगे की बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको बड़ी मदद मिलेगी, पढ़ेंगे उसके बाद में। लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे अब हमने क्या किया, यहाँ 3 डायरेक्शन बनाई जाती है, जैसे 3D सिस्टम बोलते हैं इसको। 1 मिनट में आपको दिखाऊंगा। देखो जैसे ये होता है x, ये होता है y और ये होता है z। ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। जैसे आपने 2D मूवी देखते हैं, 3D मूवी देखते हैं, आजकल तो 7D 9D भी चल रहा है, तो हम 3D तक चलते हैं बस। तो देखो ऐसे, ये y एक्सिस हो गया, ये z और ये x, तो ये तो 2 डायमेंशन है। जब ये तीसरा बाहर की तरफ निकलता है, ये आपको ऐसे लग रहा है इधर जा रहा है ना, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे। तो 3D सिस्टम है। जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम दक्षिण, उत्तर दक्षिण, सॉरी। ऐसे आज हमारे पास 3 डायरेक्शन है, x y z। इनका उल्टा कर दे तो -x -y -z, यानी कि 6 डायरेक्शन हो जाएंगी। आज से हम इनके भी नाम रखने जा रहे हैं, सिंबल रखेंगे। जैसे इसका सिंबल रखा जाएगा आई कैप। एकदम अजीब सी बात लगेगी आपको पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं, आई कैप, कोई बात नहीं, अभी हैबिचुअल हो जाओगे। इसका नाम रखा जाएगा जे कैप, और बदलेगा नहीं। जैसे ईस्ट है तो ईस्ट है, ईस्ट को कोई पिज्जा विज़ा तो नहीं बोल सकते ना, ईस्ट वर्ड हमेशा ईस्ट ही रहा, वेस्ट वेस्ट रहा। ये के कैप, ठीक है। अब जैसे आज से क्या बोला जाएगा कि भाई 20 मीटर पर, ऐसे लिख दिया आज वेलोसिटी, तो इसका मतलब बताओ। 20 मीटर पर सेकेंड है किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, उसी की जो मैन था। तो देखो 20 तो हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। और आई कैप से एकदम समझ जाना है आपको कि आई कैप का मतलब वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। अगर ऐसे लिख दिया जे कैप, इसका मतलब वाई में जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर ऐसे लिख दिया माइनस के कैप, तो बाहर की तरफ तो के कैप होता है, अंदर की तरफ उल्टा माइनस के कैप होगा, अंदर जा रहा है वो। क्लियर है? अगर लिखा है माइनस आई कैप, इधर जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव एक्स में जा रहा है। अंडरस्टूड हो गया सर? अगर ऐसे जा रहा होगा फिर बताना, तो वो बातें बाद में करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट आइडिया मिला, यानी कि आज से हमें किसी वेक्टर को समझने में बड़ा इजी। अब हम स्मार्ट हो गए यार, 11वीं में आ गए आप, 12वीं आ गए, ड्रॉपर कुछ भी जो आप पढ़ रहे हो। तो 10th तक हमने ऐसे काम चलाया था, आप डायरेक्शन के साथ काम चला रहे हैं। तो देखो अब क्या होगा, यानी कि कोई भी वेक्टर के पास 2 चीजें होंगी, ठीक है। एक तो उसके पास होगा मैग्नीट्यूड, और एक क्या होगा, डायरेक्शन। जैसे जब एरो बनाया था तो एरो की लेंथ क्या थी, मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन क्या थी बच्चों, ओ ये जिधर वो जा रहा था वो डायरेक्शन थी। तो आज उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, तो देखो वेक्टर को दो चीजें होती हैं वेक्टर के पास, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड, ये हुई डायरेक्शन। सर ये क्या बात है सर? हाँ, आज से वेक्टर ऐसे लिखा जाना है, तो उसको समझना है। तो देखो ये हो गया बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ये। और इसको सिंपली ए भी बोल सकते हो। जब आप मैग्नीट्यूड लिखोगे ना तो इसका मतलब आप कह रहे हो केवल मैग्नीट्यूड, तो एरो हटा देते हैं, तो ऐसे लिखा जाता है सिंपल। और ए कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ, इसको कैप बोलते हैं बच्चों, जो बनाया ना ऐसे कैप बोलते हैं या हेड बोलते हैं कुछ कंट्रीज में, तो हम तो इंडियन है, हम कैप बोलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और ए कैप डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो किसी वेक्टर के पास 2 चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं बच्चों, गाड़ी और बंगला, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। क्लियर है बच्चों? तो देखो बच्चों, अब हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया, उसका कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देख लिया। अब ये कितने टाइप के वेक्टर हो सकते हैं
सिंपल, कई बार हमें बेसिक डेफिनेशन पूछ लेते हैं बेसिक क्लासेस में, स्कूल क्लासेस में, या हमें कभी क्वेश्चन के दौरान हमें नाम बोल दिया जाएगा, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, तो उन सबको समझने जा रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर, देखो सबसे पहले इक्वल वेक्टर, नाम से ही पता लग रहा है, इक्वल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, दैट आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। जैसे जो फ्लैग मार्च होता है या परेड होती है, तो जो कैडेट होता है, जवान जो होता है, वो बिल्कुल सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो उनकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इसके बाद नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर भी बोल देते हैं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोल के थोड़ा सेंस क्लियर होता है। जैसे एक वेक्टर है, वेक्टर ए, तो इसका नेगेटिव वेक्टर होगा कि इसका मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का सेम हो, बस डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे ये देखो, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ये माइनस ए हो गया। क्लियर है, तो ये माइनस ए एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद ये नेगेटिव वेक्टर। इसके बाद है बच्चों, जैसे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है बच्चों ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में हो। जैसे ये देखो, देखो ये वेक्टर ना सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं। जैसे चींटियां लाइन में चलती है ना, तो जैसे एक के पीछे एक चल रहा है, जैसे आप स्कूल के असेंबली में चलते हो, तो वो वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम, कोलिनियर वेक्टर। तो ये वेक्टर कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये था कोलिनियर वेक्टर। कोप्लैनर, नाम से ही पता लग रहा है ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में हो। जैसे मैंने ये एक्स वाई जेड बना दिया, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ठीक है, तो जैसे ये बोर्ड है, इस पे दो चींटियां चल रही हैं, नाम रख लेते होंगे चंटी बंटी। तो चंटी चल रही है ऐसे, तो उसकी वेलोसिटी है v1 और बंटी चल रही है वेलोसिटी v2 से। ठीक है, तीसरी चींटी फ्लोर पे चल रही है। तो जो ये दो वेलोसिटी तो कोप्लैनर है क्योंकि सेम प्लेन में है, जो फ्लोर पे चल रही हो तो अलग प्लेन में है ना। तो अगर दोज वेक्टर विच लाई इन सेम प्लेन, ठीक है, जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं दैट आर कॉल्ड कोप्लैनर। ठीक है सर, नॉन कोप्लैनर क्या होंगे, तो आइडिया लगाओ, वो वेक्टर जो सेम प्लेन में नहीं लाई करते हो। ठीक है, अब देखो, तो अगर मान लो इस बोर्ड पे मैंने दो लाइन खींच दी, ऐसे दो वेक्टर बना दिए, तो ये दोनों कोप्लैनर है क्योंकि सेम प्लेन में। एक मैंने सामने वाली कोई दीवार है उस पे बना दिया एक वेक्टर, तो वो कोप्लैनर नहीं है, नॉन कोप्लैनर है। देखो को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो। ठीक है, इनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब एक ही जगह से चल रहे हो। ठीक है, इन्हें बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे ये दिवाली आने वाली है और आपने ऐसे 2-3 रॉकेट ऐसे इनमें आग लगा के छोड़ दिया, तो इधर जाएगा इधर जाएगा, तो इनकी वेलोसिटी सेम पॉइंट से स्टार्ट हुई है ना, तो दैट आर को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल को लोकलाइज वेक्टर भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, लोकलाइज वेक्टर भी बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर को। अब देखो फटाफट की डेफिनेशन देखते आते हैं। अब एक वर्ड आता है यूनिट वेक्टर। बच्चों एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट हो। जैसे अभी डायरेक्शन के लिए यूज हुआ था, तो इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, ए के ऊपर कैप या हेट बोलते हैं, इसको कैप बोल दिया। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड दूं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है, तो दैट विल बी 1। तो एक ऐसा वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड लिख सकते हो आप, अ वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है,
दूसरा नल वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है, इसका सिंबल होता है O। एक ऐसा वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, मतलब जीरो के ऊपर एरो लगा रखा है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। अब ये क्वेश्चन बड़ा सोचने वाला हो जाता है कि सर जीरो मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है यार, कि सर कोई क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो उससे क्या मतलब होगा। तो देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे हाथ में एक बॉक्स है पेपर का, अगर हम कहते हैं जीरो का कुछ तो वर्थ होनी चाहिए भाई। अब जैसे आप इसको ऐसे भी बोलते हैं किताब वाले, अ वेक्टर विच हैव डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन तो है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। फिर भी लगता है यार ये क्या बात है, मतलब एक बाइक चल रही है उसकी जीरो स्पीड है लेकिन कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, उसकी डायरेक्शन कहाँ है। लेकिन नहीं, आप ध्यान से सुनना, जैसे ये बॉक्स है, मैंने राइट से उतना फोर्स लगा रखा है जितना लेफ्ट से, तो नेट फोर्स कितना हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जीरो ना भाई, जितना फोर्स इधर से उतना इधर से, तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, तो चलेगा ये नहीं, तो ये रुका रहना चाहिए, लेकिन ये नीचे गिर गया। सोचो क्यों, क्योंकि फोर्स किधर जीरो था, एक्स डायरेक्शन में, वाई में जीरो नहीं था। यानी कि कोई वेक्टर किस क्वांटिटी में किस डायरेक्शन में जीरो है ये मायने रखती है बात, ठीक है। तो दैट्स वाई हम ये मानेंगे कि भाई अगर ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जीरो है तो मायने रखेगी, किसी डायरेक्शन में जीरो नहीं है। अब जैसे देखो, यहाँ देखो मैंने इस पे से फोर्स लगाया, ठीक है, तो इस वर्टिकल में तो ये चल नहीं रहा है, इसका मतलब वर्टिकल में तो फोर्स नल वेक्टर है लेकिन इस डायरेक्शन में चल रहा है ये, तो जीरो किधर है कोई क्वांटिटी, ये मायने रखता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद भी कुछ वेक्टर की आते हैं डेफिनेशन, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, वो अभी समझ में आने वाली नहीं है आपको, वो धीरे धीरे मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो, अब बच्चों अब तक हमने वेक्टर का भाई टाइप्स भी समझ लिए, अब हम समझने जा रहे हैं जिस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, समझ रहे हो, जहां किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, भाई कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो अलजेब्रा पार्ट बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो एडिशन ऑफ वेक्टर, भाई इसीलिए हम पढ़ रहे हैं वेक्टर को ताकि हम इसका मैथमेटिक्स समझ में आए। एडिशन ऑफ वेक्टर, हम दो वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन देखते हैं। आर मतलब दो वेक्टर हमारे पास ए और बी, तो रिजल्टेंट सिंबल कैसे लिखा जाता है, ए प्लस बी। एक बच्चा कहता है सर क्या मैं बी प्लस ए भी लिख सकता हूँ, हाँ बेटा लिख सकते हो, ठीक है, बी प्लस ए भी लिख सकते हो। यानी कि वेक्टर जो होता है वो कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है। समझते हो कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो क्या होता है, जैसे 2 + 3 = 3 + 2 होता है, तो कॉम्पिटिटिव लॉ है, ये भी कॉम्पिटिटिव लॉ है, ठीक है। तो दोनों ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात है, मतलब आप ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए, रहेगा रिजल्टेंट सेम। अब ये तो सिंबल लिखा, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें, मैं कहूँ 10 न्यूटन है और 20 न्यूटन है, उनके बीच में इतनी डायरेक्शन है, बताओ, तो आप लिख तो दोगे कि भाई 10 + 20 13 लिख सकते हैं, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, तो इसके दो तरीके हैं बच्चों, पहला है ग्राफिकल और दूसरा है एनालिटिकल। पहले हम ग्राफिकल मेथड समझेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट, कैसे फाइंड करें, जैसे हमें ग्राफिकली अगर बात कर रहे हैं तो हमें ग्राफिकली दे भी रखे होंगे ना ए और बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है। दो वेक्टर हमें दे दिए गए, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई रिजल्टेंट फाइंड करो। तो देखो बच्चों, पहले मैं स्टेप लिखाता हूं आपको। सबसे पहले किसी एक वेक्टर को ड्रॉ करना, ड्रॉ एनी ऑफ वन वेक्टर, ठीक है, सो नई बात, ड्रॉ एनी ऑफ वन वेक्टर। दूसरा, स्टार्ट द टेल ऑफ another from first vector,
जिसको पहले ड्रॉ किया है ना, उसके टेल, स्टार्ट द टेल ऑफ अनदर वेक्टर फ्रॉम हेड ऑफ अनदर वेक्टर। ठीक है, दूसरे वेक्टर के हेड से शुरू कर, फ्रॉम द हेड ऑफ अनदर वेक्टर, तो दूसरे की टेल पहले वाले के हेड से शुरू करनी है। तीसरा, जॉइन द टेल ऑफ, वैसे यहां लिख देता हूं फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू लास्ट वेक्टर। सर लास्ट की जगह मतलब सेकंड भी लिख सकता था मैं, लेकिन ये प्रोसेस 3-4 क्वांटिटी हो ना तो भी ऐसे ही है। पहले एक वेक्टर बनाया, उसके हेड से दूसरे की टेल शुरू करी, उस दूसरे के हेड से तीसरे की टेल शुरू करी, जितने भी हैं वो चलते जाओ। और रिजल्टेंट कैसे फाइंड होगा? पहले वाले के वेक्टर की टेल को जो है लास्ट वाले के हेड से, हाँ यहाँ थोड़ा कम था, जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ठीक है, देखो बच्चों, अब ये पॉइंट लिख लिए। जैसे ये ए और बी को जोड़ना है तो सबसे पहले कोई एक बना लेते हैं। आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो हमने क्या काम किया, पहले ए बना लिया, क्लियर है? ए वेक्टर बना, ओ बिल्कुल एज इट इज बनाने हैं तो ए वेक्टर ऐसे बनाया, ठीक। फिर ए के हेड से बी की टेल शुरू करी, ठीक है, बी की टेल शुरू करी और इनिशियल से फाइनल को जोड़ दिया, ठीक है, इनिशियल से फाइनल को जोड़ दिया। तो R इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, R इक्वल टू ए प्लस बी। पहले ए बनाया, उसके हेड से दूसरे की टेल शुरू करी और इनिशियल से फाइनल के हेड को जोड़ दिया एंड वाले को, ठीक है। अब एक बच्चा कहता है सर अगर मैं बी पहले बनाता, तो देखो बेटा बना लो, बी पहले बनाया हमने, फिर इसके हेड से दूसरे की टेल शुरू करी, अब ये फर्स्ट हो गया ऐसे, और इनिशियल की लास्ट के हेड से ज्वाइन कर दिया, ये भी बी प्लस ए भी ए प्लस बी होता है। देखो क्लियर है? थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और, ठीक। देखो मतलब यहाँ इन एरो की हेड और टेल का ध्यान रखना है। ऐसे ये एरो किधर जा रहा है ये मायने रखता है बच्चों, बस ये ऐसे नहीं सर बन गया ट्रायंगल हो गया, रिजल्टेंट किधर आया, अब तुमने ऐसे मिला दिया, इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट किधर है, इधर, ऐसे ये वेक्टर इधर था, ये वेक्टर इधर था, तो डायरेक्शन मायने रखती है। ये नहीं कि केवल ट्रायंगल बनाना है, फिर तो बहुत इजी था, ठीक है। अब देखो जैसे वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी ऐसे लिखा, तो देखो ए बी आर, ठीक है, समझाया बच्चों? ये सारे वेक्टर, ओ मैंने तो बहुत जल्दी बना दिया, ऐसा नहीं, आपको जोड़ना है इन दोनों वेक्टर को। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो पहले वेक्टर ए, ठीक है, फिर इसके हेड से बी वेक्टर और इसकी टेल से आर वेक्टर। क्लियर है बच्चों? तो ए प्लस बी इक्वल टू आर वेक्टर। अब देखो एक बच्चा कहता है सर अगर ऐसे हो, ये बी बार बार इधर ही बना रहे हैं, हम ऐसे बना लें, ठीक है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ए वेक्टर बनाया, फिर इसके हेड से इसकी टेल ऐसे ही बनाया ना, देखो थोड़ा छोटा बना, बिल्कुल पैरेलल ऐसे ही बनाना है, फिर ये जोड़ दो, तो ए प्लस बी आ गया ये। क्लियर है? अब देखो अगर आपको b प्लस ए करना है तो देखो b पहले ऐसे, ठीक है, फिर यहां से a और इनिशियल से फाइनल को जोड़ो, ठीक है।
आर, ये ए, ये बी, ये ए, और ये इनिशियल से फाइनल को जोड़ दिया आर वेक्टर। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से सेम आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट सेम आएगा बच्चों। भाई बी बनाया पहले, आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा एरो, कोई बात नहीं, तो पहले बी बना देता हूँ ऐसा ही, उतना ही एरो, और फिर ए थोड़ा ऐसे जाएगा, ये देखो बन गया, ये और ये पैरेलल होंगे, देख लो सेम आएंगे डायरेक्शन वाइज और मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। अगर कोई इसको बिल्कुल ग्राफिकली प्लॉट करे, सेंटीमीटर बिल्कुल ले, एंगल प्रॉपर ले, तो अगर इसकी लेंथ स्केल रखोगे ना तो सेम आएगा रिजल्टेंट। ये जो आएगा ना लेंथ, पक्का वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट मैंने फाइंड करना सिखाया, समझ में आ गया बच्चों? फिर बता रहा हूँ, पहले एक वेक्टर बनाओ, फिर दूसरे के हेड से, पहले के हेड से दूसरे की टेल जोड़ दो, और इनिशियल्स की टेल फाइनल के हेड से जोड़नी है, एरो उधर ही रखना है, ठीक है, ये काम करना है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अब इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। अब वो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं भाई, उनकी शुरुआत कर रहा हूँ जिन्हें बच्चे बहुत कंफ्यूजिंग मानते हैं। तुम्हारे जो सीनियर होंगे वो जब भी तुम्हें वेक्टर की बातें करेंगे फिजिक्स की, तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन बोलेंगे, रेन मैन प्रॉब्लम, विंड प्रॉब्लम। तो उनकी शुरुआत कर रहा हूँ मैं। अगर आप बेसिक से ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान है ये, लेकिन अगर कोई इन्हें बेसिक लेवल पे नहीं समझता, वो कंफ्यूज ही रहता है इन लोग इन चीज़ों को लेकर। तो देखो क्वेश्चन है, विंड इज रेन इज फॉलिंग vertically downward with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। A man is going on a horizontal road with speed, horizontal road with speed, oh sorry road with speed 5 मीटर पर सेकेंड towards east, ठीक है, towards east. Find the velocity of, अच्छा ये मैंने थोड़ा क्वेश्चन, ये बच्चों ये नहीं करना अभी हमें, ये थोड़ी देर बाद करेंगे। विंड इज ब्लोइंग with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड towards east, और हॉरिजॉन्टली लिखा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही है ईस्ट की तरफ। फाइंड द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ, या स्पीड और वेलोसिटी कुछ भी बोलो, ऑफ रेन, ठीक है, एक मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन बताना है, साथ में डायरेक्शन ऑफ एन अम्ब्रेला ऑफ अ स्टेशनरी मैन। कोई एक स्टेशनरी आदमी खड़ा है, रुका हुआ आदमी खड़ा, मतलब स्टेशनरी है, उसने छाता पकड़ रखा है। तो छाता किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? जिधर से बारिश आ रही है, रिजल्टेंट, तो उस यानी कि बारिश की डायरेक्शन पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। तो छाते की डायरेक्शन मतलब रेन की डायरेक्शन, उसके रेस्पेक्ट में। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये सोचो, जो बारिश, पहले आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो, वैसे मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये रेन फ्लो कर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, और ये आदमी घर की तरफ चल रहा है, सॉरी आदमी नहीं चल रहा है, विंड, ठीक है, हवा ईस्ट की तरफ जा रही है। हमें पूछा जा रहा है रिजल्टेंट, तो वेलोसिटी ऑफ रेन, रिजल्टेंट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो ये जोड़ा नहीं जा सकता सिंपली। जैसे इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, रेन 10 से चल रही है और विंड चल रही है 5 से, तो ये ऐसा नहीं कर सकते 10 + 5, ये एक सिंबल है,
मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ग्राफिकल मेथड से। तो देखो क्या तरीका सीखा था कि इस वेक्टर को हमें जोड़ना है ना, इन दो वेक्टर को। तो पहले वी आर बना लिया, ठीक है, फिर विंड बना लिया ऐसे, ठीक है। अब रिजल्टेंट ये होगा, तो ये वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन है बच्चों। वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड पता लगेगा केवल यहाँ से। तो ये कितना है 10, और ये 10 है ना, और ये कितना है 5। क्लियर है बच्चों, ये 5 है वेलोसिटी ऑफ विंड। तो सोचो इस ट्रायंगल से क्या मिलेगा तुम्हें, ये पाइथागोरस लगा के आप ये 10 ये 5, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 125, ठीक है, √125 आ गया। तो √25 रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन है। अब थोड़ा ध्यान दो, जैसे मैं इस डायग्राम को थोड़ा, ये समझ आ गया। अब मैं यहां बनाता हूं, वही नेट बारिश आपको ऐसे आती हुई दिख रही है क्योंकि ईस्ट इधर है ना, तो इधर कौन होगा वेस्ट। तो ये वेलोसिटी रिजल्टेंट। तो अम्ब्रेला भी तो ऐसे ही रखोगे आप, भाई छाता ऐसे नहीं पकड़ोगे, बारिश ऐसे आ रही है तो, है ना। तो हम ये एंगल पता कर लें तो ये कितना है 10, ये 5, तो 10 थीटा 10/5 बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 10/5, ठीक है। अब आंसर कैसे लिखा जा सकता है, आंसर लिखना होगा द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन से। ये अगर आपको ईस्ट से बताना है तो पाई माइनस थीटा बताना होगा, ठीक है। तो वेस्ट से इतने एंगल पे, ठीक है, इंक्लाइंड करके छाता पकड़ना है। भाई आप सोचो बारिश ऐसे गिर रही थी, हवा ऐसे चल रही है, तो ऑब्वियसली वो बारिश को ऐसे तिरछा कर देगी, तो तुम छाता पकड़ोगे ऐसे ही पकड़ोगे ना तिरछा। तो इधर से एंगल बता दिया, छोटा एंगल है ये, तो इधर से बताना चाहो तो पाई माइनस थीटा। क्लियर है, समझ में आई बात सारी, ठीक है। तो एडिशन का पहला एग्जाम्पल पढ़ा, अभी बहुत कुछ है। अच्छा सर, अगर बारिश थोड़ी तिरछी गिर रही होती बिना बारिश हवा गई, और यानी कि एंगल 90 ना होता, तो क्या करते आप, तो ये मेथड बेकार हो जाता। फिर ये बिल्कुल ग्राफिकली बहुत मतलब एकदम एक्चुअल मेथड से, ड्राफ्टिंग से, जैसे मतलब इसकी लेंथ इसका एंगल मेजर करके जब बनाते तो आता, तो फ्री हैंड ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इस मेथड को फिर अडॉप्ट नहीं करते, फिर दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो, अब देखो बच्चों, ये मैंने आपको एडिशन का इंट्रोडक्शन दिया है, बिल्कुल बेसिक्स का इंट्रोडक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, देखो बच्चों, देखो क्या है ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। पहले थ्योरेटिकली समझते हैं, दो वेक्टर हुए ए और बी, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आर इक्वल टू ए माइनस बी करना है आपको। अब आपको लगेगा सर फिर एक नया रूल बताओगे, अभी एडिशन का रूल बताया, उससे पहले एंगल का रूल बताया था। एंगल वाले रूल को भूल जाना, अब उसमें टेल ज्वाइन करते थे, यहाँ ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर अब सब्ट्रैक्शन का भी रूल होगा ना। हम कैसे समझदारी दिखा सकते हैं, आप ऐसे सोचो, जैसे a माइनस बी है, तो क्या कर सकते हो बच्चों इस केस में, a में माइनस बी जोड़ने का सोचो। सोचो बच्चों, अगर कोई a में माइनस बी वेक्टर जोड़ दे तो a माइनस बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर है। तो रिजल्टेंट आ जाएगा। अच्छा, जैसे 2 माइनस 3 कितना होता है -1, और 3 माइनस 2 होता है 1। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है। वो वेक्टर मतलब 2a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होते। तो अगर कोई कहे कि सर आप b माइनस ए करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे बच्चों कि सर b में माइनस ए को जोड़ देंगे, तो नया आ जाएगा r डैश वेक्टर। देखो मैंने इसको अलग लिखा, इसको अलग, ठीक है। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि r वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ माइनस r डैश वेक्टर, क्लियर है। तो देखो बच्चों, अब जैसे मिटा दो,
जैसे मुझे a माइनस बी करना है यहाँ, तो मैंने पहले a किया, वेक्टर a, ठीक है, फिर b बनाया, मतलब सिंपल बनाया जैसे, ठीक, ऐसे। हमें तो b माइनस करना है ना, ओ इसका उल्टा कर दिया, ठीक है बच्चों। b वेक्टर का उल्टा क्या होता है? माइनस बी। अब जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी, ठीक है। a में से b का उल्टा कर दिया ऐसे, तो माइनस बी, तो a माइनस बी हो जाएगा। ये क्लियर है? अब देखो, समझो बात को। अब ये a, मतलब फिर समझाता हूँ कि माइनस बी करती है। आप कहते हो सर मुझे b माइनस ए करना है, b माइनस ए, इसका मतलब b माइनस ऑफ माइनस ए, है ना। तो पहले b बनाया, ठीक है, फिर a बनाया ऐसे, ठीक। अब देखो ये कितना हो जाएगा? माइनस ए, इसको जोड़ दो, क्या आ जाएगा? b माइनस ए। क्लियर है? तो ये b माइनस ए आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो, जिसको भी डाउट है वो दोबारा रिवर्स करके देखे। मतलब सीधा सा रूल है, a में से b घटाना है तो b को एज इट इज बना के उसका उल्टा कर दो और फिर इनिशियल से फाइनल को जोड़ दो। वही रूल जो एडिशन का था, मतलब हेड से टेल ही जुड़ेगा, ठीक है। दो हेड आपस में नहीं जुड़ सकते, दो टेल आपस में नहीं जुड़ सकते, ठीक है। अब देखो, एक आप प्रैक्टिस करके देखो। जैसे मैंने ये बनाया, ये a है और ये इधर b है, ठीक है। तो a माइनस बी करो और b माइनस ए, वीडियो पॉज करके देखो। तो देखो a बनेगा इधर, मान लो a माइनस बी कर रहे हो, तो ऐसे आपने b बनाया, इसका उल्टा करोगे ऐसे, माइनस बी, तो a माइनस बी। क्लियर है? ऐसे ही अगर आप b माइनस ए करना चाहते हो, ओ मिटा दिया मैंने, चीज़ें गिर रही है, थोड़ा ध्यान देना। अब मुझे याद नहीं है मैंने उसमें क्या लिखा था। उसमें पहले बारिश हो रही थी, ठीक है, फिर हवा चली थी। यहाँ बारिश हो ही रही है वर्टिकली, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना वर्ड्स पे। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड, वही कर देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। अ मैन स्टार्ट, पहले क्या था, वो आदमी रुका हुआ था, है ना। अ मैन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। सर क्या इंक्लाइंड रोड पे भी चल सकता है? हाँ, कई बार ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे भी चल सकता है। ऑन हॉरिजॉन्टल, फिर ये रोड हो जाता है रॉड, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। भाई अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होगा? देखो बच्चों, समझने की बात है। जैसे ये आदमी ऐसे दौड़ रहा है ईस्ट की तरफ, बारिश ऐसे हो रही है। उस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर देखो। उसमें बोला था रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन, और इसमें क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसमें क्या कर रहा है बच्चों? पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वहां रिजल्टेंट, वहां जोड़ना था। यहाँ ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या सिखाया अभी आपको? ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी सिखा रखी है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी। तो आज आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है इसको।
तो सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो अब सोचो वी आर और ये वी एम और ये वी आर, आपको करना है सब्ट्रैक्ट। तो पहले आपने वी आर बनाया, फिर वी एम बनाया, ईस्ट में जा रहा था ना वो, उल्टा कर दोगे तो माइनस वी एम, अब इसे जोड़ दो। वैसे भी आप सोचो, यानी कि बारिश ऐसे आ रही है, ऐसे जब आप बारिश ऐसे गिर रही हो और आप बाइक चला रहे हो तो आपका मुंह भीगेगा बारिश में या सिर पीछे से? मुंह ना, आपकी बारिश ऐसे आएगी तिरछी। ये हो रहा है, देखो बिल्कुल वही बात है, छाता ऐसे होगा। तो अगर वी आर एम पता करना है तो पाइथागोरस से वी आर एम कितना आएगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। देखो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 125, ठीक है। और एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा, वी आर अपॉन वी एम, क्लियर है। और वो कितना हो जाएगा, वही 10/5 ना, और 2 आ जाएगा, tan इनवर्स 2। तो tan इनवर्स 2 एट एन एंगल थीटा, tan इनवर्स 2 फ्रॉम द ईस्ट। इस बार छाते की डायरेक्शन ईस्ट से है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आंसर अगर आप, मैंने सेम डाटा लिया है, आंसर तब भी मैग्नीट्यूड सेम आता है, लेकिन छाते की डायरेक्शन गलत आ जाती है अगर आप जोड़ देते तो ये बात ध्यान रखनी होती है कि कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है। जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब रिजल्टेंट पूछ रहा था तो जोड़ दिया था वेक्टर्स को, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, देखो बच्चों, अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर हो तो उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, तो इसे बोलते हैं पॉलीगन्स लॉ, ठीक है। पॉलीगन्स लॉ कुछ नहीं है, वही कंसेप्ट है कि जैसे आपके पास बहुत सारे वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ठीक है, इनको जोड़ना है। तो देखो सबसे पहले आप किसी एक वेक्टर को बनाओगे, जैसे आपने वेक्टर ए बनाया, ठीक है, फिर बी बनाया, चलो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ी सी अच्छे सी वैल्यू बनाते हैं, बी ये ए, ऐसे बनाया, ठीक। तो पहले ए बनाओ, कोई भी एक पहले बनाओ, फिर इसके हेड से दूसरे की टेल शुरू कर दो, बी की कर दी हमने, फिर इसके हेड से इसकी टेल शुरू कर दी, सी वेक्टर, और फिर ये डी। अब देखो बिल्कुल हेड टेल वाला ही, हेड टेल ऐसे। अब इनिशियल से फाइनल को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट, ठीक है। तो जब इस तरीके से, अब आपको करना है प्रूव ये। तो देखो जैसे ये ए है, ये बी बना, तो ए और बी का रिजल्टेंट बनाना हो तो ऐसे बनाते हैं ना, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी है और ये सी है, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट लिखना हो तो ऐसे बनाओगे ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ देखो ये एक वेक्टर, फिर इससे ऐसे जोड़ा, तो ये जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आर आ जाएगा नहीं, तो बड़ा इजी सा है, आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हालांकि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, ये जस्ट लिखने का तरीका है। कभी कभार कोई क्वेश्चन में, जैसे कैसा क्वेश्चन, अगर कभी ऐसा हो कुछ वेक्टर मिल के, जैसे ए बनाया मैंने, फिर बी बनाया, फिर सी बनाया मैंने, और डी बना के हम यहीं पहुंच गए, अब बताओ रिजल्टेंट कितना है, ए बी सी डी का। अब तो रिजल्टेंट बनाना ही नहीं पड़ा, सोचो उसकी लेंथ कितनी है, 0 जो रिजल्टेंट बनाओगे, जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, 0। समझ रहे हो? इसका मतलब अगर ये सारे वेक्टर, अगर मान लो फोर्स होते और किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे लग रहे होते, तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स 0 कहीं ना जा रहा होता। जैसे एक बच्चा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, नोबिता को, सॉरी डोरेमोन को, उससे गैजेट खरीदना है, छीनना है, तो सुजुका इधर खींच रही है, नोबिता इधर खींच रहा है, जियान अलग, इतने बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स कितना है, 0, तो कहीं नहीं जाएगा नोबिता, सॉरी डोरेमोन। तो ये चीज़ आज आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ आज वेक्टर का। अगली क्लास में बच्चों हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा और इसे एनालिटिकल मेथड से देखेंगे कि अगर एंगल हो तो वेक्टर के बीच में क्या करेंगे, और बहुत कुछ है, ठीक है। थैंक यू, गुड लक।